हेलो एवरीवन, मैं अंकिता गुप्ता आपकी ऑनलाइन टीचर स्वागत करती हूँ आपका इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग रिसर्च यूनिट 5 का फोर्थ टॉपिक एडवर्टीजमेंट रिसर्च प्रेजेंटेड बाय अंकिता गुप्ता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग रिसर्च के बारे में। एडवर्टाइजिंग रिसर्च इज कंसर्न विद द ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड परसुएशन. दिस स्टडी इंक्लूड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट. एडवर्टाइजिंग रिसर्च को हम सिंपल टर्म्स में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि विज्ञापन का वह रिसर्च जिसके द्वारा हमें एडवर्टीजमेंट के दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में नॉलेज हो. फर्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव एंड सेकंड वन इज़ क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स मीन्स एडवर्टीजमेंट आपका कितना आई कैचिंग है. अगर आपका विज्ञापन टीवी में चल रहा है, रेडियो में आ रहा है या न्यूज़पेपर में है तो कितना इम्पैक्टफुल है, वो व्यूअर्स या लिसनर्स या रीडर के मन में अपनी कितनी छाप छोड़ रहा है. दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव. एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स मीन्स कि आपका एडवर्टीजमेंट कितना बेनिफिशियल है टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरर या टूवर्ड्स प्रोडक्ट. लाइक विज्ञापन के बाद सेलिंग में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव. ठीक है, कि वॉल्यूम आपके सेल्स वॉल्यूम आपका कितना इंक्रीज हुआ है. तो इन दोनों चीज़ों के बारे में रिसर्च करना ही क्या कहलाएगा, एडवर्टाइजिंग रिसर्च. स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे कि कोई भी मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर या मार्केटर बहुत ह्यूज अमाउंट एडवर्टीजमेंट में खर्च करता है. तो अगर कोई भी इंसान इतना ह्यूज अमाउंट एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहा है तो ऑब्वियसली वो उसके रिगार्डिंग रिसर्च भी करेगा कि हमारा किया गया विज्ञापन वो कितना इम्पैक्टफुल है. बोथ एस्पेक्ट्स में यहाँ पे लेके चलेंगे, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव. So these are the some features of advertising research. We will discuss one by one each. First one is provide communication, increase sales volume, create awareness towards product, improve distribution network, stimulates to trial purchase, to face the competitors. ये कुछ एसेंशियल फीचर्स है जो कि आपके एडवर्टाइजिंग रिसर्च में होना मस्ट है, या कहा जा सकता है कि ये सारी जो विशेषताएं हैं एडवर्टाइजिंग रिसर्च में होती हैं. फर्स्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन. कोई भी एडवर्टाइजिंग वो इंफॉर्मेशन या उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस ज़रूर प्रोवाइड करता है. इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम. ऑब्वियसली अगर हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो हमारा सेल्स वॉल्यूम उससे इंक्रीज होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ क्रिएट अवेयरनेस टूवर्ड्स प्रोडक्ट. अभी लाइक अगर आपके कस्टमर्स परचेस भी नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट को तो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अवेयरनेस होना बहुत मस्ट है. ये एडवर्टीजमेंट रिसर्च का बहुत ही एक एसेंशियल एलिमेंट है कि हम परचेस करें या ना करें, लेकिन अवेयरनेस होना चाहिए. जैसे मैं आपको बता देती हूँ कुछ लग्जरियस गुड्स, असमी डायमंड, तनिष्क डायमंड, हम परचेस करें चाहे ना करें बट इनके नाम से अपन इन्हें जानते हैं. ऐसा नहीं है डायमंड इतने सस्ते नहीं मिलते हैं कि डेली जाके मार्केट में परचेस कर पाएँ, लेकिन हाँ इन्हें नाम से अपन जानते हैं. तो ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव एडवर्टाइजिंग हो गई. इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. ऑब्वियसली हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इम्प्रूव करते हैं. स्टिमुलेट टू ट्रायल परचेस. देखिए जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, एडवर्टीजमेंट के फीचर्स में ये बहुत अच्छा एक एलिमेंट है. मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उन्हें तो हमें बना के रखना ही रखना है. साइमल्टेनियसली वी हैव टू मेक न्यू कस्टमर्स. तो हम न्यू कस्टमर्स कैसे बनाएंगे, पहले हम उन्हें ट्रायल परचेस के लिए अप्रिशिएट करेंगे. अगर उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, किस्में अच्छी लग रही है, प्राइस अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो हमारे नॉर्मल कस्टमर्स में शामिल हो जाएंगे. तो ट्रायल परचेस होना बहुत मस्ट है. नेक्स्ट है टू फेस द कॉम्पिटिटर्स. ऑब्वियसली मार्केट कॉम्पिटिशन को, इतना टफ कॉम्पिटिशन आजकल सब्स्टिट्यूट गुड्स के थ्रू हमें मिल रहा है, उसे फेस करने के लिए एडवर्टाइजिंग होना और उस रिसर्च के थ्रू एडवर्टाइजिंग होना बहुत मस्ट है. तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च. आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट वन इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग रिसर्च.
अब अपन डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एडवर्टाइजिंग रिसर्च को प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप समझिए, हम एडवर्टाइजिंग रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स एडवर्टीजमेंट तो हमें करना ही करना है, बट हम रिसर्च के साथ करेंगे एडवर्टीजमेंट, है ना, कि हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी अच्छा रहे और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दोनों अच्छा रहे। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स एडवर्टीजमेंट रिसर्च को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नेचर जो है एडवर्टीजमेंट रिसर्च को बहुत प्रभावित करता है। लाइक ये आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किस नेचर का है, उसके कस्टमर्स कैसे हैं, टारगेट कस्टमर्स बच्चे हैं या टीन एज के हैं या ओल्ड एज पीपल हैं या आप बल्क में दे रहे हैं अपने गुड्स, तो ये प्रोडक्ट का नेचर डिफाइन करता है। नेक्स्ट वन इज़ बजट। बजट को ध्यान में रख के ही एडवर्टीज़मेंट किया जाता है। हमें बजट को ध्यान में रख के उस प्रॉपर मोड में एडवर्टीज़मेंट करना है कि हमें मैक्सिमम उससे एडवांटेज मिल पाए। मार्केट एरिया, वी हैव टू एनालाइज द मार्केट एरिया ऑफ द एडवर्टीज़मेंट। लाइक हमारा मार्केट एरिया क्या होना चाहिए, अर्बन मार्केट होगा या रूरल मार्केट होगा। ये अर्बन मार्केट या रूरल मार्केट चूज़ करना किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ द नेचर। अगर मान लीजिए पाउच वाले प्रोडक्ट हैं तो ऑब्वियसली हमारा मार्केट एरिया क्या हो जाएगा, रूरल मार्केट। और बड़े बड़े डब्बे वाले बॉक्स वाले प्रोडक्ट है तो वो ऑब्वियसली हमारा मार्केट एरिया क्या हो जाएगा, अर्बन मार्केट। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। जो चैनल्स होते हैं, जो मीडियम है आपके मैन्युफैक्चर से लेके एंड यूज़र तक के जो मीडियम होते हैं उसे ध्यान में रख के चलना बहुत मस्ट है। वो हो सकता है होलसेलर, एजेंट, रिटेलर, ये सारे हमारे क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। तो इन्हें ध्यान में रख के ही हमें एडवर्टीज़मेंट करना रहता है। मोड ऑफ मीडिया, मोड ऑफ मीडिया चूज़ करना एडवर्टाइजिंग रिसर्च का बहुत इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है कि हम कौन सा मोड चूज़ कर रहे हैं जो हमारे टारगेट कस्टमर्स के लिए बेस्ट हो। और लास्ट वन क्या है, हमारे टारगेट कस्टमर। टारगेट कस्टमर हमारे क्या है, अर्बन मार्केट के हैं या रूरल मार्केट के हैं। अर्बन मार्केट के हैं तो कौन सा एज ग्रुप है, रूरल मार्केट के हैं तो कौन सा एज ग्रुप है। तो ये सारी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होता है, एडवर्टीजमेंट करना होता है। नेक्स्ट वन है, हम देखेंगे डिफरेंट मोड ऑफ मीडिया। हम जब भी एडवर्टीजमेंट रिसर्च के बारे में हम बात करते हैं तो हमें मीडिया के डिफरेंट मोड को एनालाइज करना बहुत मस्ट होता है। तभी हम जान पाएंगे कि कौन सा हम मोड चूज़ करें जो बहुत ही ज़्यादा वर्थफुल हो हमारे टारगेट कस्टमर के लिए, हमारे मार्केट एरिया के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मोड्स होते हैं, बट वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ देम इसमें से। फर्स्ट वन इज़ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में विज्ञापन होते हैं, आप सभी इससे अवेयर हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैगजीन्स एंड जर्नल्स, इससे भी आप अवेयर हैं। नेक्स्ट वन इज़ ब्रॉडकास्ट मीडिया, दैट इज़ रेडियो, FM चैनल आजकल बहुत यूजुअली लोग बहुत प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेबसाइट। आप सब यंगस्टर हैं, फेसबुक, इंस्टा, सारी चीज़ों का आप यूज़ करते हैं, जितने सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उन सब में साइड में विज्ञापन आता है, वो बहुत आई कैचिंग होता है। नेक्स्ट वन इज़ फोक मीडिया। फोक मीडिया हमारे रूरल मार्केट में काफ़ी फेमस है, जैसे नाटक नुक्कड़ के द्वारा चीज़ों को बताना या कुछ इलस्ट्रेट करके कुछ वहाँ लोगों को दिखाना, जो कला और संस्कृति जिसमें इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ कॉल्ड फोक मीडिया। नेक्स्ट वन इज़ आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया से भी आप सब भली भांति परिचित हैं। वॉल पेंटिंग हो गया, बस में बड़े बड़े आपके बैनर्स लगा देना सिटी बस वगैरह में, या बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड आउटडोर मीडिया। नेक्स्ट वन इज़ मैथड्स और टेक्निक्स ऑफ एडवर्टीजमेंट रिसर्च। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से मैथड्स हैं और टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम एडवर्टीजमेंट रिसर्च कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ कोइंसिडेंटल मैथड। कोइंसिडेंटल मैथड नाम से ही क्लियर हो रहा है कैसा है, कोइंसिडेंटल। हम विज्ञापन के बाद, एडवर्टीजमेंट के बाद हम अपने लिसनर्स, व्यूअर्स या रीडर्स से उस प्रोडक्ट के बारे में सडनली पूछेंगे। अगर उन्होंने आंसर दिया, दैट इज़ हमारा जो विज्ञापन है, जो हमारा एडवर्टीजमेंट है, वो कैसा है, इम्पैक्टफुल है। अगर वो भूल गए, उन्हें याद नहीं आ रहा है, तो क्या उसकी इफेक्टिवनेस कम है। नेक्स्ट वन इज रोस्टर रिकॉल मैथड, दैट इज़ कॉल्ड, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्हें हम जो हमारे सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में हम बताते हैं। लाइक डव शैम्पू हो गया, सनसिल्क, चिक, वाटिका,
खादी और आपका ट्रेस्मे, ये सारे ढेर सारे शैम्पू के बारे में। अब वो बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट उन्हें ध्यान में है, तो वो जिसके बारे में भी आंसर करेंगे वो बताएगा कि ये प्रोडक्ट या ये एडवर्टीज़मेंट उनके लिए ज़्यादा वर्थफुल है, तभी उन्हें माइंड में उन्हें याद है उसका विज्ञापन। नेक्स्ट वन इज़ डायरी मेथड। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें सीधी तरीके से जो हमारे व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं या रीडर्स हैं उनसे उनकी ओपिनियन पूछी जाती है। नेक्स्ट वन इज़ रिकग्निशन टेस्ट। रिकग्निशन टेस्ट में सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट लाइक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को रख दिया जाता है और पूछा जाता है कि हाल फिलहाल में इसके विज्ञापन आपने कहाँ देखे। तो अगर आपने बता दिया दैट इज़ कि आपका विज्ञापन इम्पैक्टफुल है, नहीं बता पाए तो कहीं ना कुछ लैकिंग है। नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्ट रेटिंग टेस्ट। डायरेक्ट रेटिंग भी बहुत सिंपल है, नाम से ही आप सब समझ रहे होंगे कि एडवर्टीज़मेंट के बाद उसमें रेटिंग करना। कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं या कुछ पैनल होते हैं और उन्हें रेटिंग करना रहता है 10 to 1, जैसा उन्हें विज्ञापन लग रहा है इफ़ेक्टिव या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से। क्वांटिटेटिव तो नहीं लेंगे क्योंकि क्वांटिटेटिव आफ्टर सेल्स ही अपन डिसाइड कर सकते हैं, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स अपन ले सकते हैं और उससे उन्हें जितना इम्पैक्टफुल लग रहा है उस हिसाब से वो मार्क्स दे सकते हैं। लास्ट वन इज सेल्स टेस्ट। ये बहुत सिंपल है कि विज्ञापन के बाद आफ्टर 3 मंथ या आफ्टर 6 मंथ हमारा सेल्स वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ हुआ। अगर इंक्रीज़ हुआ है तो दैट इज़ हमारा एडवर्टीज़मेंट इम्पैक्टफुल है, इफ़ेक्टिव है, और अगर नहीं हो पाया है तो इसमें कहीं ना कहीं लैकिंग है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और एडवर्टीज़मेंट रिसर्च के बारे में आपको समझ में आया होगा। सो थैंक you so much for watching this video. If you have any queries, then you can mail me or you can contact me on this number. Thank you so much.